नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम फटाफट हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। होली गुजर चुकी है लेकिन सियासी होली चालू है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी फोकस है वो इस वक्त बिहार से ज्यादा एक राज्य पर, और वो राज्य है बंगाल। वजह यह है कि बिहार में भाजपा को रास्ता साफ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार मुट्ठी में कैद हैं और अपना मुख्यमंत्री बनाने की उसकी मंशा उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही है, और वैसे ही नजर आ रहा है जमीन। लेकिन बंगाल बंगाल में ममता से पार पाना आज भी मोदी के लिए नामुमकिन के करीब है। जिस वक्त वो बंगाल विजय के सपने पाल रहे हैं, उसी वक्त पार्टी में भगदड़ मच रही है। अमित शाह के करीबी और शुभेंदु अधिकारी के करीबी विधायक ममता के पास जा, ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह एक अदृश्य विंग उतारते हैं जो ऑफिशियल नहीं होती। होता है ना कि एक स्टूडेंट विंग है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, किसान विंग है, लेकिन कुछ विंग ऐसे हैं जो विंग ज्यादा फड़फड़ाते हैं और वो दिखते नहीं है। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दर्ज नहीं होते हैं वो विंग, लेकिन फड़फड़ाते वो जाते हैं। उसमें एक है मीडिया विंग। मैं तो कई बार कहता हूं बीजेपी का जर्नलिस्ट सेल भी एक बन जाना चाहिए। उसमें उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्णव गोस्वामी हो, हालांकि उसमें भी मारामारी हो जाएगी कि सुधीर चौधरी होंगे कि अर्णव गोस्वामी होंगे। अंजना ओम कश्यप कहेंगे कि महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, तो ये बवाल तो वहां भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये खुल के हो जाए तो पत्रकारिता पर जो बिना मतलब का बदनुमा एक धब्बा लगता है वो हट जाएगा। ऑफिशियली खेलो खुल के। तो बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये बंगाल की सियासत का एक ऐसा अड्डा है कि जहां बिना डुबकी लगाए हुए सियासी बैतरणी पार ही नहीं होती है। वहां पहुंच गए अर्णव के चेले। बीजेपी को बंगाल जिताने का जिम्मा इस विंग ने उठाया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है, ये मेज पे चढ़ के भी फड़फड़ाता है। तो ये जो है पहुंच गए जादवपुर यूनिवर्सिटी। लेकिन जब वहां गेट से वापस निकले तो ये धनखड़ बन के निकले। अब आप सोचेंगे कि गए थे पत्रकार बन के, पत्रकार क्या कहें, चेला बन के, और निकले धनखड़ बन के। तो आगे हम बताएंगे। एक बार धनखड़ साहब भी गए थे जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो तभी से जैसे कहते हैं ना कि एक नाथ सिंधे सिंधे कर्ण हो जाएगा, एक नाथ सिंधे बना दिए जाओगे, तो वैसे ही जादवपुर यूनिवर्सिटी में धनखड़ कर्ण हो जाता है। वहां पर लोग धनखड़ बना दिए जाते हैं। तो धनखड़ बना करके निकाला बाहर। अब आते हैं तथ्यों पर। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाइए। जादवपुर यूनिवर्सिटी पर रिपब्लिक भारत क्यों परेशान है। देखिए, ब्रेकिंग। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों की गुंडई, रिपब्लिक की रिपोर्टर पर हमला, रजिस्ट्रार ऑफिस में रोक कर रखा। ये लोग गए थे। मैं 1 मिनट के अंदर खबर बताऊं, डिटेल में बहुत सारा बताएंगे हेमंत भाई। दरअसल वहां पर कुछ आपत्तिजनक फ्री फिलिस्तीन और फ्री कश्मीर टाइप कुछ आपत्तिजनक नारे लिखे थे। उस पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस सादे वर्दी में कैंपस में मौजूद है, हालांकि हालांकि स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मौजूद है। अब तक इस जो नारे लिखे गए हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है, कोई 2 आदमी है, कोई समूह है, कोई संगठन है, कुछ क्लियर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अतिवादी वामपंथियों ने लिखा है। अब यहां पर जब पीछे कुछ अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, छात्रों के बीच जो माहौल खड़ा करने के लिए यहाँ पर एंटी नेशनल लोग हैं, घुस गए थे ये। फिर वहां से जब ये निकले तो नेशनल बन के निकले। चलिए चलते हैं अत्री जी के पास। हेमंत भाई, ये अर्णव क्या जो है बीजेपी अब इनके भरोसे चुनाव जीतेगी, अर्णव गोस्वामी और गोदी मीडिया के भरोसे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक तो ये पत्रकारिता के उसकी बात करेंगे तो आप, एक ये काला दिन है पत्रकारिता के लिए, तो कि पत्रकारिता के वेश में किस तरह के लोग वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर गए और वो क्या कुछ शब्दावली प्रयोग कर रहे थे छात्रों के लिए। छात्रों का आंदोलन वहां पर ऑलरेडी चल रहा है। उसके बावजूद भी इन जो रिपोर्टर्स थे, 3 रिपोर्ट, 2 महिला रिपोर्टर थी, एक अपना मेल था, इन्होंने वहां स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच में उनको ना केवल नक्सल कहा बल्कि एंटी नेशनल भी कहा। ये काम मीडिया का रह गया क्या?
बेसिकली आपने कहा कि ये बीजेपी के, देखिए ये बीजेपी की फ्रंट लाइन फोर्स है। अब ये छुप के काम नहीं कर रहे, अब इनके अंदर इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये कहीं भी जाकर के बीजेपी के आत्मघाती दस्ते की पहली कड़ी में जाकर के खड़े होते हैं। वैसे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीजेपी का कुछ है नहीं लंबा चौड़ा, जबरदस्ती पहले धनखड़ साहब ने आपने जिक्र किया, उन्होंने भी एक बार कोशिश की थी, उसकी भी हम बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है और उसकी कवरेज के लिए जब ये गए, तो जब हमने भी यूनिवर्सिटी के आंदोलन कवर किए, बड़े बड़े आंदोलन कवर किए, लेकिन वहां पर आप न्यूट्रल हो चाहे ना हो, न्यूट्रल दिखना जरूर चाहिए और शब्दों का संयम ऐसा होना चाहिए, खासतौर पर लाइव में या रिकॉर्डिंग में जब कैमरा साथ हो, कि कोई भी चीज किसी को भी ऑफेंड ना करे, ना इस पक्ष को ना उस पक्ष को। उसके बावजूद अर्णब गोस्वामी के चैनल का आपको पता है टीआरपी के लिए वो किस हद तक जाते हैं, चाहे वो नकली कुछ भी करना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट से रातों रात जमानत लेनी पड़े, वो इन सब चीजों का उनका इकोसिस्टम है, उसमें वो पारंगत है, वो सब करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके साथ जो कुछ हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, मीडिया के साथ जो, लेकिन जो इन्होंने किया वो और भी ज्यादा खराब था। देखिए लोकतंत्र की सुपारी अर्णब गोस्वामी और गैंग, जितना भी जिनका आपने नाम लिया, वो ऑलरेडी ले चुके थे। अब ये सांप्रदायिक सौहार्द की भी सुपारी ले चुके हैं, ये भी आप रोज देखते हैं, होली की कवरेज देख लीजिए, बाकी सारी चीज देख लीजिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ है कि चैनलों में चीख चीख कर वहां पर चीख पुकार मचाई, और होली से पहले दिन 2 महिला 1 मेल रिपोर्टर वहां गए और दोनों ने छात्रों को वहां पर एंटी नेशनल कहा, नक्सल्स कहा। उसके बाद वो छात्र उत्तेजित हो गए और इनके ऊपर उन्होंने ऑफेंसिव एक तरीके से एक्शन ले लिया, इनको बंधक बना लिया, पकड़ लिया और नारेबाजी होने लगी। स्वाभाविक था कि इन्होंने वो जो सीन क्रिएट हुआ वो इनकी प्रोवोकेशन पे हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले तो किसी को बाहर से तो पकड़ के लाए नहीं, ये खुद गए वहां पर और इनकी सारी फुटेज भी है वहां पर, जो जिस तरीके की वो, तो इस तरह की चीज करना सीधी सी बात है। ये गए क्या करने थे वहां पर? यूनिवर्सिटीज के कितने आप जो है आप एजुटेशन टेलीविजन चैनलों पे देखते हैं आप, रूटीन के एजुटेशन, और जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुटेशन है वहां पर ये अर्णब का जो चैनल है रिपब्लिक, इसकी बांग्ला की जो शूट है, बांग्ला वाली जो टीम है उसका जो ऑफ शूट है, वो वाली टीम थी वहां पर। ये वहां घुसे और वहां पर इन्होंने बेसिकली क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि ये डेस्परेशन क्यों है बंगाल के। ममता बनर्जी ने पहली बार पूरे चुनाव आयोग को बैकफुट पर ला दिया और उनकी जो सरेआम चोरी पकड़ी जा रही थी, जो कोई नहीं पकड़ पाया था, कोशिश की केजरीवाल ने, ना मध्य प्रदेश में पकड़ पाए, ना छत्तीसगढ़ में, ना हरियाणा में, ना महाराष्ट्र में, ना दिल्ली में भी नहीं पकड़ पाए उतनी इफेक्टिवली जो ममता बनर्जी ने पकड़ ली। तो अब भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट है कि वहां के माहौल को किस तरीके से पोलराइज किया जाए। उस कड़ी के तहत ये लोग वहां गए थे और छात्रों को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट करके, अर्णब की भाषा है वो दिखाइएगा जरा, उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में क्या कहा। हाँ, वो जो दिखाइए, दलाल जो बताया है अर्णब गोस्वामी ने। तो अगर आप स्टूडेंट यूनियन के बारे में आप बताइए, दी स्टूडेंट यूनियंस आर द रियल दलाल्स, किसके दलाल हैं ये भी बता देते फिर, और आप किसके दलाल हो वो भी बता देते, दोनों ही काम क्लियर हो जाते। बेसिकली क्या है कि अभी तक मीडिया की सुपारी ली हुई थी, लोकतंत्र की सुपारी ली हुई थी, अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है किस तरीके से गड़बड़ हो और पोलराइजेशन हो, उसकी दिशा में इन्होंने ये कारनामा किया कल। ये देखिए आप, ये भाषा है, ये अपने आप को चीफ एडिटर कहते हैं, फाउंडर भी है, मालिक भी है ये चैनल के। तो ये अगर मीडिया का स्तर है तो आप समझ लीजिए ऐसी भाषा तो आरएसएस तो प्रयोग करता है, हिंदू सेना और उनके तमाम जो ऑफशूट्स हैं वो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मीडिया की भाषा कैसे हो सकती है बताइए आप? किसी को दलाल हम कौन होते हैं कहने वाले, हमें क्यों कहना चाहिए? तो ये एक नया लो है जो अर्णब और उसके जैसे तमाम लोग इस हिंदुस्तान के लोगों के मस्तिष्क में ठेल देना चाहते हैं कि ये हो रहा है, उनको लेफ्टिस्ट बता करके, उनको ये बता करके। तुम्हारा क्या मतलब है किसी को सर्टिफिकेट देने का? आप एजुकेशन कवर भी कर रहे हो तो कवर कीजिए जो कुछ हो रहा है वहां पे। उनके बीच में खड़ा होकर के आप उनको नक्सल कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो कौन बर्दाश्त करेगा? तो इन्होंने आबैल मुझे मार वाली स्थिति की, अब ये उंगली कटा करके शहीद बनना चाहते हैं, मोदी सरकार के सामने अपने नंबर बनाना चाहते हैं कि देखिए हम आपकी सबसे आगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने आपकी शुरुआत की बंगाल के अंदर, और बाकी सारा बिजनेस मॉडल आप समझते हैं टीआरपी का वो सारा। तो ये एक अर्णब का टेस्टेड और ट्राइड फॉर्मूला है। ये कहने में मुझे कोई शक नहीं कि जो अर्णब गोस्वामी जैसे लोग हैं ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, और ये कलंक लगातार गहराता जा रहा है हिंदुस्तान के स्फीयर में। ये लेकिन ये जो है आपने जो कहा कि धनखड़ बना दिया वहां निकालते समय, जो धनखड़ वाले एपिसोड पर भी क्यों, आखिर कैसे बनाया? इसके बाद मैं ये धनखड़ वाले एपिसोड के बाद मैं जिस विषय पे आऊंगा मैं दर्शकों को बता दूं, दरअसल
क्या मीडिया उस मुकाम पे पहुंच गई है? ये सबके लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा जश्न की बात नहीं है कि अर्णव के चेलों के साथ ऐसा हुआ है तो हम बड़ा जश्न मनाएं। इसलिए क्योंकि पत्रकारिता पर जो है, पत्रकारिता की अगर ये दुर्गति है तो उसके लिए जिम्मेदार सब हैं। हम तो कई बार लोग कहते हैं कि जश्न मनाओ, हम कहते हैं हम भी जिम्मेदार हैं। हम नहीं बचा पा रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, हेमंत अत्री नहीं बचा पा रहे हैं तो जिम्मेदार है हेमंत अत्री। बिल्कुल। इसलिए मैं चर्चा में इसलिए कर रहा हूं, आगे जो लाऊंगा, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे। हेमंत भाई तो रेगुलर फील्ड में रहे हैं, मैं हमेशा ऑफिस में बैठा रहा हूं, तो रिपोर्टर से, संवाददाताओं से काम लिया हूं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से, जब से आजादी लिया है, अपने आप को आजाद किया है, तब से फील्ड में जाता हूं। जो सुनने को मिलता है पत्रकारिता को लेकर के, और जैसा हुआ, मैं अंजना ओम कश्यप के साथ उत्तर प्रदेश बिहार में पिछले चुनाव में कैसा सलूक हुआ था, वो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो ये इसलिए सवाल जो अगला है कि क्या अब जनता मीडिया के खिलाफ बागी हो जाएगी? राजनेताओं से नहीं निपट पा रही है तो कहेगी चलो मीडिया को ही पहला स्टेप मीडिया स्टेप होता है। जब जनता बागी होती है, विद्रोही होने लगती है, तो चुनती है कि पहले इसको, ये असली जो है कसूरवार है। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, ये अगला सवाल होगा। लेकिन पहले बंगाल, धनखड़। देखिए आशीष भाई धनखड़ साहब का क्या हुआ था, 11 अगस्त 2020 की बात है, जब वो गवर्नर थे वहां पर, और गवर्नर होने के नाते वो सारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते, कुलाधिपति होते। तो 11 अगस्त 2020 को वो गए थे वहां वार्षिक कन्वोकेशन के लिए, बच्चों को डिग्रियां बांटनी थी। लेकिन ये भी पता है आपको कि उसी दौरान में सीए का प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा था और बंगाल में भी चल रहा था। और वो एक विचारधारा की लड़ाई है, आप उसके पक्ष में हो सकते हैं, मैं उसके खिलाफ हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धनखड़ साहब ओपनली सीए को डिफेंड करते थे। तो स्टूडेंट जैसे ही उनका कार्यक्रम वहां गया कि ये वहां पर मुख्य अतिथि होंगे, ये डिग्रियां बांटेंगे, स्टूडेंट्स यूनियन ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि साहब गवर्नर साहब आप बताइए, आप या तो आप सीए का विरोध कीजिए, और नहीं करते तो आप प्लीज बताइए। उसके बावजूद इनको ये गवर्नर वाला ही था कि लाट साहब हूं मैं तो मुझे क्या होगा, ये होगा, ये चले गए वहां पर। और वहां पे जिस तरीके से उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, काले झंडे हुए, और उनको वहां से भागना पड़ा, वो खबर भी आपके पास है, वो भी दिखाइएगा दर्शकों को। कंट्रोल रूम वो दिखा दीजिए, न्यूज दिखा दीजिए लोगों को ऑथेंटिसिटी के लिए। हाँ, बंगाल गवर्नर फोर्स टू लीव जादवपुर यूनिवर्सिटी आफ्टर स्टूडेंट ब्लॉकवेज। हाँ, तो वहां पर ये हुआ था बेसिकली कि ये उनके स्टूडेंट्स की चेतावनी के बावजूद भी 11 अगस्त 2020 को पहुंच गए थे। और जब स्टूडेंट्स ने वहां पर देखा कि ये तो नहीं मान रहे, तो फिर उन्होंने उनका जो भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उस तरीके से नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए, जो भी, तो ही हैड टू लीव। तो वही काम अर्णब गोस्वामी की टीम के साथ भी हुआ है। बेसिकली क्या है कि देखिए, यूनिवर्सिटी की कवरेज हो, किसी भी आंदोलन की कवरेज हो, उसकी एक तहजीब और तमीज होती है। मैं और आप किस विचारधारा से, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। सवाल क्या है कि वहां पर हमारा काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना, जो हालात है उनको रिपोर्ट करना, ना कि इस पाले में या उस पाले में खड़े होना। आपने बड़ी गंभीर बात कही कि मीडिया का जो आज का रोल है उसको देख के हम सब शर्मसार है, इसमें तो कोई शक नहीं। आपने किसान आंदोलन के दौरान इन्हीं लोगों की कितनी प्रोवोकेटिव स्पीच थी, इतने चार्ज एटमॉस्फेयर में, आपने देखी। जिन महिलाओं का नाम ले रहे थे आप, उनके साथ क्या गति बनी, वो वहां क्या कर रही थी, क्यों? क्योंकि वो जो अपने सिख थे, उनको जो आंदोलनकारी किसान थे, उनमें कौन खालिस्तानी था, बता दीजिए आप। और अगर हिंदुस्तान में खालिस्तानी ऐसे ही घूमते हैं तो मोदी सरकार क्या कर रही है, अमित शाह क्या कर रहे हैं, सवाल तो है ना। तो वहां जिस तरीके का इन्होंने माहौल बढ़ाया, उनके ऊपर क्रिमिनल बताया, उनको विदेश से फंडेड बताया, तमाम तरह की जो चीजें की, वो पत्रकारिता का एक नया लो था। हम पत्रकार हैं, हम पॉलिटिक्स की भाषा नहीं बोल सकते, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम केवल तथ्यों को रिपोर्ट करके दर्शकों के सामने एक जो वस्तु स्थिति है वो रखना है। फैसला हमेशा दर्शक करेंगे, दर्शक भगवान है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का किसी भी चीज में आप देखिए, मोदी के सर खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन, देखिए आज की तारीख में प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। ज्यादातर राज्यों में सत्ता किसकी है, मोदी। तो लोकतंत्र में आंदोलन होगा तो किसके खिलाफ होगा, मोदी के खिलाफ होगा या आशीष चित्रांशी के खिलाफ होगा? जब मोदी प्रधानमंत्री है तो आंदोलन उन्हीं के खिलाफ होगा। उसको कोई भी आंदोलन करे जायज मांगों के लिए, उसको मीडिया मेरिट पे रिपोर्ट करे ना। मीडिया को एक पक्ष बनने की क्या जरूरत है? लेकिन आप 2014 से लेकर के आज तक के किसी भी आंदोलन की कवरेज देखिए, कोई भी व्यक्ति जो मोदी के खिलाफ बोलता है, किसी की भी कोई इंडिपेंडेंट विचारधारा है, उसको क्रश करके बदनाम करने की कोशिश लगातार, ये डॉगी मीडिया, इसलिए मैं डॉगी मीडिया कहता हूं इसको, ये सुपारी मीडिया है।
ये बेसिकली तथ्यों का सुपारी ले चुके हैं, ये खबरों की सुपारी ले चुके हैं, ये देश के सांप्रदायिक माहौल जो था इतना बढ़िया उसकी सुपारी ले चुके हैं। और अब हालत ये है कि अब ये राजनीतिक वर्कर के तौर पर जाके लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, माहौल खराब करते हैं। आप हाँ, मुझे ये बताइए, आप और हम 10 साथी अगर धरने पे बैठे हो कहीं पर और कोई हमें कैमरे पे लाइव पे आके कहे कि नक्सली है, हम भी क्या करेंगे? हम भी क्या करेंगे? कोई कितना ही यही शांति हो प्रिय रहा हो, है, कोई क्या करेगा? यही हो अब रहा है, यही हो रहा है। ये उस दौर में हो रहा है, उस दौर में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये देश, जैसे नीतीश कुमार, बिहार वाले नीतीश कुमार हैं एक, पहले उनको हम मानते थे कि बड़े अच्छे नेता हैं, लेकिन अब पता नहीं, वो नाम कई बार इतना सुन करके भीतर से बुरा फील होता है कि राजनेता हैं। 2005 के पहले क्या था जी? ऐसा लगता है कि बिहार 2005 के बाद में कई बार मतलब ये सवाल किया कि ऐसा लगता है कि पूरा इलाका तालाब था, इन्होंने मिट्टी डलवाई, पटवाया और उसका नाम बिहार रखा। बताइए, जहां पर नालंदा था, जहां पर महाजनपद और गणतंत्र की का बीज पड़ा, उसको कहते हैं 5 के पहले क्या था? तो वही वो दौर है जब लगता है कि होली, दिवाली सब अभी-अभी शुरू हुए हैं। पहली बार हम लोग होली में देख रहे हैं कि मस्जिदों को ढका जा रहा है और मस्जिद को ढक के उसके सामने, उसके उसी के सामने, अरे फिर वो इतना बड़ा राम मंदिर बनवाया क्यों भैया? जब तुमको मस्जिद के सामने ही तमाशा करना था, वहीं जाकर के, जो आपने कहा ना कि जाके प्रोवोक करना, ये प्रोवोक करना है। और ये बिल्कुल साफ आरोप है, मेरे जिम्मेदारी से अपने कह रहा हूं, इस देश में प्रोवोक करने का एक सिलसिला चला है, क्योंकि जब प्रोवोक किया जाएगा, लगातार प्रोवोक किया जाएगा, इतना सा भी रिएक्शन होगा, तो फिर यही यही फिर भांड मीडिया, यही भांड, ये भांड है सब, ये भांड मीडिया फिर उस पर नंगा नाच करेगी। देखिए, और उसके बाद फिर उसका तार पता नहीं कहाँ, इस्तांबुल से तुर्की और तुर्की से फारस की खाड़ी, कहाँ-कहाँ जोड़ेंगे सब। जब वन वे ट्रैफिक है ना, वन वे ट्रैफिक। अब दिखाते हैं हम आपको, ये केवल एक जगह जादवपुर का हाल नहीं है, और मीडिया का एक, हमने खाली बंगाल, क्योंकि बंगाल भाजपा के अब टारगेट में सबसे ऊपर है। तो ये बंगाल में अब शुरू हुआ है, और बता इसलिए रहे हैं कि बंगाल के लोग, हमारे दर्शक, वो सावधान रहें, संयम रखें। ऐसे लोगों को आप इग्नोर अगर करेंगे, तो मुझे लगता है इग्नोरेंस सबसे बेहतर तरीका है इनका। हालांकि बार बार डिस्टर्ब करेंगे, प्रोवोक करेंगे, लेकिन फिर भी इग्नोर करना ज्यादा बेहतर है। मैं जरा अंजना के दिखाता हूँ, एक लाइन से सब दिखा दीजिए, एक लाइन से मैं कई खबरें दिखा देता हूँ। ये क्या चल रहा है? पटना में लगे अंजना के खिलाफ नारे, अंजना ओम कश्यप लगे नारे। अगला दिखाइए, पटना में लगे नारे। बनारस में गोदौलिया पर घिर गई अंजना ओम कश्यप, जनता ने लगाए मोदी का दलाल है के नारे। आगे चलिए, ये हटा दीजिए। हेलीकॉप्टर से अंजना ओम कश्यप के आते ही गोदी मीडिया के नारे, भीड़ ने घेरा। ये देवरिया की खबर थी, देवरिया में हुआ था, हालांकि एक दो जगह और हुआ था। आगे चलिए, बिहार, अंजना ओम कश्यप पर भड़का जनता का गुस्सा, अंजना मोदी गो बैक, अंजना मोदी गो बैक के नारे लगे। अब बताइए, ये जिस दिन होने लगे, उस दिन कैसे हम पत्रकार, हमको लगता है कई बार कि अपने नाम के नीचे से पत्रकार हटा दें। या तो ये पत्रकार है या हम पत्रकार, ये पत्रकार हैं तो बड़ी ईमानदारी से कहूं, फिर हम पत्रकार नहीं है, कुछ और लगा देते हैं अपने साथ, कुछ भी कर दें। लेकिन इनके साथ तो हम पत्रकार नहीं लिख सकते ना हेमंत भाई। या तो ये है, और हम हैं तो ये नहीं ये आशीष है। भाई, इट्स ए न्यू लॉ। जो हम्म, रवांडा मीडिया का जो कंसेप्ट था वो हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो गया है, बहुत शेमफुली। और कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, अंजना ओम के साथ हो या किसी के साथ भी, जब मुझे और आपको इतना बुरा लग रहा है कि किसी पत्रकार साथी के साथ ऐसा होता है, तो उनको कैसा लगना चाहिए? और क्या हम्म, उनको अपनी नैतिकता पर वापस नहीं आना चाहिए? क्या उनको अपने पत्रकारिता धर्म पर वापस नहीं आना चाहिए? मैं और आप तमाम इतने समय से हर रोज बहस करते हैं तमाम मुद्दों के ऊपर, लेकिन किसी भी उस पर हम अपना वैल्यू जजमेंट कभी नहीं देते। वैल्यू जजमेंट जनता जनार्दन करेगी, दर्शक चलता करेंगे, है। वो भगवान, दर्शक भगवान है। हम केवल और केवल जो तथ्य है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जिस भी मामले के, वो केवल उनके सामने रखते हैं। और आप जैसे ही खड़े होते हो, स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन चल रहा है, उनके बीच में आप उनको नक्सली बताओगे जाके, आपको प्रसाद मिलेगा क्या? आप उनको, आपका जो मालिक है ऑर्गेनाइजेशन का, अर्णब गोस्वामी, वो आपको दलाल कह रहा है स्टूडेंट यूनियन को। उसके बाद आप जादवपुर यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, आप पूरे बंगाल में जाओगे तो आपको क्या प्रसाद मिलेगा, सोचिए आप। रिपब्लिक का कोई भी कैमरा देखते ही लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आप केवल ये बता दीजिए मुझे।
तो ये लोगों ने किया या आपने अपनी बेहूदगी से अर्जित किया? ये भी मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर उसको कम्युनिटी को टारगेट करेंगे एक खास अंदाज में, तो नारे तो आपके ही लगेंगे, मेरे थोड़ी लगेंगे। तो क्या अर्णव गोस्वामी और ये जितना डॉगी मीडिया है, इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम देश के अंदर एक हेटेड फिगर के तौर पर स्टेब्लिश हो रहे हो? तुमने पत्रकारिता को एक कलंक बना दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुद को पत्रकार कहने में वही समस्या, आप कोई शब्द नहीं छोड़ा। पत्रकार कह दीजिए तो समस्या, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह दीजिए तो समस्या, पॉलिटिकल कमेंटेटर कह दीजिए तो समस्या, कहेंगे क्या? तो मैं तो सोच रहा हूँ जल्दी इस पर एक दिन विचार गोष्ठी करके इस पर कोई फैसला कर लेते हैं हम भी कि हम अपने आप हाँ को क्या लिखें। हम ही फैसला कर ले कि क्या क्या, या दर्शक साथी बता दे कि भाई जिसने तथ्यों की बात करनी है उनके लिए नया शब्द क्या हो, इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। क्योंकि जो पत्रकारिता के नाम पर जो ये भेड़िए हैं जितने भी घूम रहे हैं, आपने तो एक का नाम मैंने लिया रिपब्लिक का, आपने एक का नाम लिया, शाम को कोई चैनल खोल लीजिए पता नहीं कितने बैठे हैं। सब सबसे वही है। ज्यादा जहर, सबसे ज्यादा जहर अंबानी का चैनल बो रहा है, उसके सारे बावजूद भी। सारे सारे हेमंत भाई, सारे, मैं बार बार कहता हूँ, कुएं में भांग मिली है, सब उसी कुएं में पानी पी रहे हैं, सब होड़ लगी है। कौन पीछे छोड़ता है नफरत फैलाने में? होड़ ये लगी है। हमें तो अगर आप पूछ रहे हो, अभी आईटी सेल वाले आएंगे, बता देंगे कि हम लोग देशद्रोही लिख लें, हम लोग देशद्रोही लिख लें, हम लोग चाइनीज एजेंट लिख लें, हम लोग उसके लिखते हैं सब, मैं बता दे रहा हूं जो लिखते हैं, राहुल के दलाल लिख लें, लेकिन ये यहीं पे लिखते हैं। मैं आप अनुभव बताता हूं। हम कई फील्ड में, आप लोगों ने तो पूरा पत्रकारिता फील्ड में मैक्सिमम गुजारा, मैं ऑफिस में बैठ के देखा हूं चीजों को। तो लोकसभा चुनाव में भी मैं फील्ड में था। इतना कई बार इतना बुरा लगा, एक आध गांव में मेरे पास फुटेज है, गांव में वहां कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं था, वहां कोई जनसभा नहीं थी। देखिए ये सब चीजें, जो पत्रकारिता जानता है वो इन चीजों का विश्लेषण करता है, जो जानते नहीं है वो नहीं कर पाएगा ना। जब आप पत्रकारिता की समझ वाले जानते हैं कि आप किसी जनसभा या रैली में हैं, वहां पर अगर, क्योंकि वो रैली जनसभा किसी एक विशेष पार्टी की होगी, हो सकता है उस पार्टी के लोग आपको ना पसंद करते हो, तो वहां पर आप घिर गए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि आज तो एकदम डिवाइड है ना, डिवीजन कर दिया है लोगों ने। लेकिन गांव में जहां पर कोई राजनीतिक सभा नहीं है, कोई कैंपेन नहीं चल रहा है, अटेंडम गांव में जाते हैं कि हम किसी गांव में चलते हैं, गांव का मिजाज समझते हैं, उस गांव में कोई नहीं है, इकट्ठा करना पड़ता है कि भाई गांव के लोगों से 4 आदमी बुलाओ यार, लोगों से आप लोग से बात करना था, या घर घर चलते हैं, डोर टू डोर, और इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर 25-50 लोग। और वो 25-50 इकट्ठा होते हैं तो उनमें 3-4 आते हैं, कहते हैं पहले कुछ नहीं होगा रिकॉर्डिंग, पहले आईडी दिखाओ, कौन चैनल है, आईडी दिखाओ। ये वो तो नहीं है सब, जो है गोदी वाले, गोदी तो बड़ा फेमस हो गया, गोदी तो नहीं है। और फिर मोबाइल लेकर के पीछे तो चेक करते हैं, और सौभाग्य हमारा कि कुछ वहां पर कुछ युवा थे पढ़े लिखे, एक आध शिक्षक थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इनको देखते हैं, ये लोग तो बड़ा कठोर सवाल करते हैं। तो प्रोग्राम होता है गांव में नॉर्मल, क्योंकि उन्हें वो देख रहे हैं, जो लोग उसमें ढल गए हैं, उस इकोसिस्टम में शामिल हो गए, ढल गए, वो तो ढल गए। नहीं तो लोगों को चिढ़ सी हो गई है कि ये नफरत फैलाएंगे, आएंगे तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, आम आदमी खेत, बारिश 2 दिन से हो रही है, ओलावृष्टि की खबर है, इस समय गेहूं क्या हाल खेत में होगा, कहीं आपने देखा रिपोर्ट? खेतों में गेहूं जैसे 2 दिन से हवा चल रही है, होली के 1 दिन पहले से, मतलब जेन्युइन, इसको कोई हमारे दर्शक भी सुनना नहीं चाहेंगे, मुझे पता है दर्शकों का भी टेस्ट अजीब है, इसीलिए मैं उनको भी जिम्मेदार कहता हूं। लोग इससे भगते हैं कि दर्शकों पर हम नहीं कोई वो करेंगे आरोप, हम दर्शकों को भी, ये भारत के भाग्य में है यही झेलना। कोई किसानी खेती किसानी कहीं बात हो रहा है हेमंत भाई? आप हरियाणा के हो, हरियाणा तो खेती किसानी वाला प्रदेश है। खेतों में गेहूं लौट गए होंगे, जहां पे बारिश गिरी है, ओलावृष्टि हुई है, और हवा जितनी तेज चली है, फसल, सोचिए किसान के दिल पे क्या गुजर रही हो। कहीं है चर्चा कि कोई रिपोर्टर चला जाए खेत में, दिखावे कि इस बारिश से खेती किसानी कितना नुकसान हुआ है, 2 दिन का बेमौसम बारिश। नहीं यहाँ आशीष पर भाई, मौसम वो बदला, मौसम रंगीन हुआ, मौसम खुशमिजाज हुआ, क्योंकि रंगीन और खुशमिजाज, हम एसी में बैठे लोगों के लिए रंगीनियत और खुशमिजाजी किसानों से बिल्कुल जुदा होती है। बिल्कुल किसान के लिए जो मौसम उसको उसके कलेजे पे चोट करता है, वो न्यूज में बताया जाता है खुश मिजाज है, और एसी में बैठकर हम लोग जैसे लोग कहते हैं कि अरे यार मौसम बहुत अच्छा है, आज तो कुछ पार्टी सार्टी हो जाए।
ये सच्चाई है ना, कौन बतियाएगा? इन पत्रकारों को है समझ कि बारिश कब आएगी, ओला कब गिरेगा, तो फसल का क्या होगा, है समझ? ये पूरा अपना रिसर्च ही सिर्फ कर रहा है कि हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो। वो दिखाइए जरा तस्वीर, जो मस्जिद ढकी गई है कंट्रोल रूम दिखाइए। ये देखिए, ये भारत के अलग अलग हिस्सों से फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या अच्छी बात है? ये तस्वीरें भारत के बाहर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाएगी हेमंत भाई, क्या इमेज बनेगी, क्या इमेज बनेगी इससे? और यहां पर किसी भी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हम निरपेक्ष हैं, किसी भी धर्म के न खिलाफ हैं और न उसके समर्थन में। सरकार किसी धर्म को न प्रोत्साहित करेगी न हतोत्साहित करेगी, हम उससे निरपेक्ष हैं। कल को मैं उदाहरण इसको कोट कर चुका हूं, सीओ अनुज चौधरी वर्दी में है, कहा कि भाई जिसको भी लगता है दिक्कत है वो अपने घर में रह ले। कुछ लोगों को कुछ नहीं, बहुत लोगों को लगेगा बड़ा अच्छी बात, क्या यार दिक्कत है घर में रहो। हमारे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि पहलवान आदमी है, अर्जुन अवार्डी है, और ये है वो है फलान है, इसका मतलब क्या है, छूट मिल जाएगी अर्जुन अवार्डी और पहलवान है तो चलो हो गया। मुजफ्फरनगर, हेमंत भाई सुनिए बहुत गौर से एग्जाम्पल को, मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक ने, होता है ना कि व्यंग में ही कि उसका जवाब, कहा कि बकरीद भी, अनुज चौधरी का था ना, होली एक बार आती है साल में और रमजान वो जो है जुमा 52 बार, तो उसने कहा बकरीद भी एक बार आती है। तो बकरीद पर जिन लोगों को मांस से और इस सब से दिक्कत है वो अपने घरों में रहना निकले, क्योंकि बकरीद पर इस देश में खूब बवाल होता है। उसे हवालात में डाल दिया भैया, उसे हवालात में डाल दिया, और जो है उससे वीडियो बनवा करके पुलिस वालों ने और उसको फिर रिलीज किया कि माफी मांगते हैं। मेरठ की यूनिवर्सिटी में, कल की खबर है, मेरठ की यूनिवर्सिटी में उसके ओपन ग्राउंड में 25-30 छात्रों ने नमाज पढ़ ली। उस पर मुकदमा हुआ है कि वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए वो किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से बिना अनुमति लिए हुए ओपन प्लेस में नमाज पढ़ी है, और उस पर बकायदे हिंदू संगठन जाके थाने में बवाल किए हैं। और जो वीडियो बनाया था, जिसने डाला था वीडियो, जिस छात्र ने, उसको निलंबित कर दिया गया यूनिवर्सिटी से, मेरठ की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को जो है भड़काने के लिए और विद्वेष फैलाने के मकसद से वहां पर नमाज पढ़ी गई थी। मस्जिदों के सामने धार्मिक नारेबाजी करते हुए ये धर्म सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, ये मीडिया के दोगलेपन का आप समझ लीजिए कि माइलस्टोन सेट हो रहा है, प्रतिमान है हेमंत भाई। तो फिर आशीष क्या जी करें? देखिए, हाँ आशीष जी जो ये स्थितियां है ना, इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल अगर 2 लाइन में अगर आप इसको समअप करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो आपने त्रिपाल दिखाई ना, धर्मस्थलों पर त्रिपाल ढकने की बात, जो कवर किया उनको तरीके से, ये त्रिपाल मत समझिए आप। ये देश का जो दिमाग है, देश की आंखें हैं, हम सब देशवासियों की, ये उनकी आंखों पर धर्मांधता की पट्टी है जो बांधी जा रही है सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत। उसमें सारे प्रशासनिक तंत्र उसका हिस्सेदार है और सारे का सारा मीडिया उसके अंदर हिस्सेदार है, 95% मीडिया। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है पूरे देश को धृतराष्ट्र बना देने का, देश को गंधारी बना देने का, और दिमागों में नफरत का जहर भर देने का। बहुत बड़े पैमाने पर सफल हो चुके हैं। 32-33% लोग आज हिंदुस्तान में से जिनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, जो भगत सेना, जिसको मोदी भगत आप कहते हैं, वो भगत सेना को ना भुखमरी से, ना बेरोजगारी से, ना किसी मुद्दे से, अमेरिका से, ट्रंप से, किसी मुद्दे से कोई बात नहीं है, केवल नफरत के जहर से बात है। ये उनको कब काटने को दौड़ेगा? जब आप अपना सब कुछ गवा चुके होंगे। तो इसलिए हम रह रहकर उन बातों पर आकर के बार बार एक चर्चा करते हैं कि ताकि लोगों को शायद कुछ समझ में आए। वी आर डूइंग आवर बिट, जितना छोटा मोटा हमारा योगदान हो सकता है। अब सवाल ये है कि आपने ये सारे सब चैनलों पे देखा लगातार क्या तैयारियां हो रही हैं होली की, ये वो। कल आपने सिलमपुर की वो नमाज मस्जिद वाला सीन देखा आपने? दिखा देते हैं, कंट्रोल जब रूम मुस्लिम दिखा भाई, दीजिए, तब आप बताइए, दिखा दीजिए। ये देख करके शर्म से चुल्लू भर अगर पानी हो ना हो तो आसपास से उधार मांग लो किसी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, और डूब मरो सब नफरती उसी में।
बेसिकली ये जो है मुस्लिम विजुअल कंट्रोल रूम, वो विजुअल दिखाइए जो फूलों की बारिश, नमाजियों पर हिंदू फूलों की बारिश कर रहे हैं, मतलब फूल उन पर फेंक रहे हैं। चलिए जी हेमंत भाई बोलिए। डालो डालो ये देखिए, ये करो भाई। हाँ जी बोलिए बोलिए। ये जितने नमाजी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया देखिए ये हिंदुस्तान है, केवल यही हिंदुस्तान है जो हमने देखा है, जो हम अपने बच्चों को सौंप के जाना चाहते हैं, कि वो मस्जिद से नमाज अदा कर कह रहे हैं, हिंदू भाई खड़े हुए हैं, उन पे गुलाब के फूल फेंक रहे हैं और वो उनको हैप्पी होली कह रहे हैं। यही तो था हमारा जो ट्रेडिशनल सांप्रदायिक सौहार्द था। और आपने ये वाला शॉट जो आपने अभी दिखाया, ये किसी चैनल पे दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा, किसी चैनल पे दिखा दीजिए, संभव ही नहीं, क्योंकि उनको तो पर्दे दिखाने हैं, उनको तो तिरपाल दिखाने हैं मस्जिदों पर, उन पे तो नारे लगाते हुए भोंडे अश्लील नृत्य करते हुए मस्जिद के सामने वो जाहिल दिखाने हैं, जो थोड़ी देर में यहां भी आएंगे अभी ट्रोलिंग करने के लिए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इस देश के अंदर जो मूल तहजीब थी वो आज भी कायम है, और यही चिंता है इन जाहिलों को कि ये इतने 11वां साल चल रहा है कि उसको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। दिल्ली के सिलमपुर में हिंदू भाई अगर उन पर गुलाब फूक रहे तो मैं तो सैल्यूट करता हूं उनको। और किस तरीके से पूरे देश का नैरेटिव बनाया गया पिछले 7 दिन में, पुलिस प्रशासन से लेकर के पूरी मशीनरी ने, और उसमें तमाम चुने हुए मुख्यमंत्रियों तक ने, उनके जो शब्द थे, दे आर अनबिकमिंग ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन, फॉरगेट अबाउट बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। तमाम लोग ऐसे हैं। ये हरियाणा का एक मंत्री है, वो पता नहीं क्या बकवास करता है, उसको कोई मौका मिल जाए बस वो चाहिए। कल भी बकवास की उसने। सवाल ये है ही नहीं, सवाल धर्म जो है, धर्म क्या सिखाता है, धर्म जोड़ता है या तोड़ता है। 2014 तक तो सदा ही जोड़ता आया था, ये तोड़ने की कहानी तो अब आई है, ये तिरपाल तो अब आए हैं। ये मस्जिद के सामने डांस, मस्जिद कोई डांस करने की जगह है क्या? वो डीजे बजाने की जगह है? सोचिए आप। ये मेरी चिंता ये नहीं, मेरी चिंता ये कि वो जाहिल कौन है जो वहां नाचते, उनको प्रश्न ये तो देंगे, इनका तो प्रोजेक्ट है, देखिए वो उनके मशीनरी है, उनका काम करेंगे ठीक, लेकिन ये है कौन? ये वही 2 रुपए वाले हैं जो थोड़ी देर में आएंगे आपके पास भी टाइम में, ये वही है। उनकी एक स्पेलिंग ठीक नहीं होती, कोई कॉमा फुल स्टॉप ठीक नहीं होता, उनको 2 शब्द बताए गए, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, नक्सली और इस तरह की चीजें। नक्सली का मतलब नहीं पता उनको, नक्सली लिखते भी गलत है। ये जो लोग हैं कि राहुल गांधी के फलाने दिकड़े, राहुल गांधी की रोज जो हम करते हैं वो तो शायद कोई भी नहीं करता होगा, कांग्रेस की फॉल्ट लाइफ की, लेकिन चलिए वो हमें कोई बड़े स्पष्टीकरण की बात नहीं। मेरी चिंता ये है कि जो ये लोग हैं जो मस्जिदों के सामने डीजे लगा के अश्लील गानों पर ये सारी चीजें, ये कहां पहुंचे, इनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, ये समाज क्या कर रहा है। पहले आपकी गली में अगर कोई बच्चा खड़ा होकर कोई गलत काम कर रहा होता, आप आ जाते थे तो वो छुप के भाग जाते थे। आज आप छुप के भागते हो, आज आप बड़े के नाते आप छुप के भागते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये समाज 11 साल में यहां लाके खड़ा कर दिया गया। मेरे और आपके बच्चे हिंदुस्तान में पढ़े, सरकारी स्कूलों में पढ़े, इन सारों के बच्चे विदेशों में पढ़े, और ताली कौन बजाते हैं? भगत, जो कभी स्कूल में ही नहीं गए, और स्कूल में गए तो कुपट रह गए, सारे कायदा उल्टा पढ़ लिया उन्हें, जाहिलों ने। तो ये जो समाज का डेवलप किया जा रहा है ना, ये पाकिस्तान से भी बुरी गत होगी हमारी, ये मान के चलिएगा आप। ये जो समाज में 33% वोट आने लगे हैं ना, ये कोई बुद्धिजीवी आदमी नहीं डाल रहा इनको, माफ कीजिएगा मुझे, ये जाहिलों का एक गिरोह है जिनको 5 किलो अनाज 2 रुपए ट्रोल, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये इस हिंदुस्तान की असलियत है आज, जो बहुत बड़े पैमाने पे जो ट्रोल इंडस्ट्री खड़ी की जा रही है, कि किसी को लॉजिक की बात ही मत करने दो, किसी को तर्क पे मत आने दो, किसी को धर्मनिरपेक्षता की बात मत करने दो। ये लोग बेसिकली मूल रूप से ये पशु से भी बदतर है। आपने इतना प्यारा फोटोग्राफ है ये वीडियो जो आपने दिखाया, ये अपने पूरे देश को जोड़ने के लिए ऐसे वीडियो हर चैनल को दिखाने चाहिए, ओपनिंग में हर बुलेटिन से पहले दिखाने चाहिए। और ये क्या दिखाते हैं? होली की तैयारियां मस्जिदों पर ये लगा दिए। ये हिंदुस्तान का नैरेटिव है, और ये सरकार प्रायोजित है। जो सरकार संविधान की शपथ लेकर के आती है, केवल और केवल आशीष भाई ये कह सकता हूं कि ये पूरा सीन देख करके खुद को पत्रकार कहने में सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन ये शर्मनिरपेक्ष लोग हैं,
इनको सद्बुद्धि की कामना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि तो बची नहीं है, बुद्धि तो नष्ट कर दी इनकी। केवल और केवल देशवासियों को सोचना होगा कि जो ये 33% जो अंधभक्त हुए हैं, इनको मुख्य धारा में लाना भी जरूरी है। इसके लिए भी सबको प्रयास करने चाहिए, इनको बैठा के समझा करके, अगर संभव हो तो, क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरीके से हाईजेक कर लिया गया है एक खास एजेंडे के तहत, और उस एजेंडे के लिए पैसा बहुत है, साधन बहुत है, मीडिया बहुत है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, वरना ये देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात से मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाकी मेरी है, उसको मैं, कि ये जो हेमंत भाई ने कहा कि 5 किलो राशन वाले, 5 किलो राशन वाले मजबूर हैं हेमंत भाई, वो मजबूर हैं। वो अंधभक्त, अगर आप अंधभक्तों को देखोगे ना, तो अंधभक्त 5 किलो वाले में कम मिलेंगे, वो मजबूर हैं, उनको 5 किलो मिल रहा है तो कहते हैं यही दुनिया है। बेसिकली उनका संसार 5 किलो में आ जाता है। नहीं, अंधभक्तों का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। नहीं, आप इसलिए ना, कंफ्यूज क्योंकि मत कीजिए, आप कंफ्यूज में, मैं कह रहा हूं कि जो ये ट्रोल वाले हैं, यही 5 किलो वाले भी हैं। मैं एम पुटिंग इट दैट वे कि ये 5 किलो से आगे इनको नहीं सोचता। जो बेचारे, जो गरीब हैं, जो वास्तव में जरूरतमंद है, मेरी कभी उन पे टिप्पणी, उनके साथ मेरी सदैव सद्भावना है। जो ये जाहिल हैं, मैं इन जाहिलों की बात कर रहा हूँ कि इनकी औकात भी 5 किलो और 2 रुपए ट्रोल की, उसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। नहीं तो इनकी आज के तारीख में असली जो है, मैं आपको निजी उदाहरण बताता हूँ। एक उदाहरण, मैं एक बार घर खोज रहा था, किराए पे रहते हैं तो घर खोज रहे थे, तो जो है एक अपार्टमेंट में फ्लैट देखने गए। वहां पर एक रिटायर्ड जो ओनर थे वो आए। उस सोसाइटी में उनके 2-2, 3-3, उस सोसाइटी में फ्लैट की कीमत जो है, खरीदने की कीमत 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए है। उनके पास पेंट हाउस और बड़े बड़े, उसी में 2-3 थे, 2-3 तो वहीं पे थे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। रिटायर्ड थे। और जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ आभास हुआ कि ये तो देखे हुए चेहरे हैं। फिर हमने बता दिया, भाई हमको क्यों छिपाना है। वो कहे नहीं नहीं नहीं, राष्ट्र निर्माण करना है, हम आपको नहीं दे सकते, हम लोग राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। वो कौन सी नौकरी, मैं कहता हूं श्रीवास्तव जी थे रिटायर्ड। और ऐसे मैं, मेरी निजी जानकारी, मुझसे सूची बनवा ले कोई, 100 आदमी का नाम बताऊंगा। पूरी जिंदगी नौकरी में करप्शन का इंतहा कर दिया है, लूट लिया, इस देश का खून चूस लिया है। ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड हैं। मैं इन पे, मैं उन जिनको बेचारों को जिंदगी संसार 5 किलो में है, उनकी नहीं बात करता। लूट लिया इस देश को, और रिटायर होने के बाद सब, मतलब अगर भ्रष्टाचार की उनकी गाथा लिखी जाए ना, तो ऐसे ऐसे चोट्टों को जानता हूं मैं, शब्द के लिए क्षमा करे, ऐसे ऐसे जिन्होंने पूरी जिंदगी बिना घूस लिए, रिश्वत लिए काम नहीं किया है। करोड़ों की संपत्तियां, फ्लैट से लेके करोड़ों खड़ा कर रखा है, और रिटायर होने के बाद सब पता है, पूरे दिन अब काम नहीं है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब जो है एडमिशन लिए, रिटायरमेंट के बाद वहां पे एडमिशन हो जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोली है मोदी जी ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिटायरमेंट के बाद लेते हैं। और वहां दिन रात, सुबह सो के उठते हैं, जल्दी नींद खुल जाती है, सुबह सो के उठते हैं और शाम तक कोई काम नहीं होता है। परिवार में, देश की स्थिति ऐसी है कि परिवार में शायद बेटे बहू और दुनिया उतना वक्त नहीं देती, कोई बात नहीं करता, समाज भी ऐसे ही हालत में है, तो व्हाट्सएप पर राष्ट्र निर्माण करते हैं। असली खतरा ये है, 2 खतरा है। एक ये जो पूरी जिंदगी घूसखोरी करके, भ्रष्टाचार करके, करोड़ों की संपत्ति खड़ा करके आज बुढ़ापे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, एक ये। और दूसरे वो युवा जिन पर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं आई है, उनको लगता है कि उनके पास एक ही काम है, सनातन की रक्षा करना, ये कर लेंगे तो सब हो जाएगा। उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी उनको ये समझ ही नहीं डेवलप हुई है कि पत्नी, बच्चा, समाज, घर परिवार कैसे चलता है। जब तक समझ में आता है, तब तक सब कुछ निकल चुका होता है। खैर चलिए, चर्चा आज लंबी हो गई, क्षमा कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि चर्चा छोटी करेंगे, सच बताएं पहले ही सोचा था कि आज चर्चा बहुत छोटी रखेंगे, लेकिन विषय ऐसा होता है कि हम लोग के अपने मन की भावनाएं भी आने लगती हैं। क्षमा कीजिएगा इसके लिए। कल फिर मिलेंगे हेमंत अत्री जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। नमस्कार।